ये कितना मुश्किल सवाल है। मुझसे नहीं होगा, ये बहुत चैलेंजिंग है। मैथ्स मेरे बस की नहीं है। ये वाकई में मुश्किल है। ये इस तरीके से नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं इसे किसी दूसरे तरीके से ट्राई करती हूँ। मुझे मेरे पर पूरा भरोसा है। मैं इसे कर सकती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। मेरे स्टूडेंट्स की ब्रेन ग्रोथ हो रही है। नमस्ते बेटा, बैठो बच्चों बैठो। मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों की ब्रेन ग्रोथ हो रही है। सच में मैम? बिल्कुल। आप इतने चैलेंजिंग टास्क पर काम जो कर रहे हो। मैम, चैलेंजिंग टास्क और ब्रेन ग्रोथ वो कैसे? देखो बेटा, हमारा जो ब्रेन है वो भी हमारे शरीर की मांसपेशियों की तरह एक मांसपेशी भी है, यानी कि मसल है। अगर आपको अपने शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, उसकी ग्रोथ आप चाहते हैं कि अच्छी हो, तो आप क्या करते हो? मैम, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो। उसी तरीके से हमारे ब्रेन की जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन भी स्ट्रांग होता है और ग्रो करता है। और ये ब्रेन की एक्सरसाइजेस क्या है? ये चैलेंजिंग टास्क जो तुम कर रहे हो, हार्ड प्रॉब्लम्स, ये सब हमारे ब्रेन की एक्सरसाइजेस हैं। मैम, क्या मेरा ब्रेन ग्रोथ नहीं कर रहा? वेल नेहा, ब्रेन तो तुम्हारा भी ग्रो कर रहा है क्योंकि तुम भी एक चैलेंजिंग टास्क पर ही काम कर रही हो। पर जब मैं वहाँ खड़ी आप ऑब्जर्व कर रही थी तो मैंने ये पाया कि आप में किसी कारणवश अपने में पूर्ण विश्वास की कमी है। और हाल ही में हुई ब्रेन रिसर्चेज में यह पाया गया है कि हमें कुछ भी करने का पोटेंशियल है, और अगर हम अपने पर पूर्ण विश्वास रख के कोई कार्य करते हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादा ग्रो करता है। मतलब अगर हम खुद पे पूर्ण विश्वास रखें तो हमारा ब्रेन ग्रोथ करता है। बिल्कुल। आपसे मैं ये कहूँगी, मुझे खुद पे पूरा भरोसा है और मैं ये कर सकती हूँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, ब्रेन रिसर्च से ये साबित हुआ है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता, वो इंटेलिजेंट बनता है अपने आप सोचकर काम करने से। जब अपने आप करता है तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, पर जब हम उन गलतियों को ठीक करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक आग जलती है। ये आग हमारे दिमाग को तेज करती है। आप केवल इतना याद रखो कि कोई भी गलती होने पर, किसी भी परिस्थिति में मैं कर सकता हूं। हां, मैं कर सकता हूं। यस, आई कैन डू इट। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं कक्षा 10वीं गणित विषय त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उप विषय, जिसका अध्याय संख्या है 9। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। और मुख्यतः हमने उन्नयन कोण से संबंधित ही क्वेश्चन किए थे। आइए आज करते हैं अवनमन कोण।
अवनमन कोण किसे कहते हैं या क्या होता है? देखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये आंख का चित्र है और आंख के बिल्कुल सीधा दृष्टि रेखा कहलाती है। और दृष्टि रेखा से जब हम नीचे देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं किसी वस्तु को, तो अवनमन कोण बनता है। और जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण पर हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब अवनमन कोण से संबंधित चर्चा करते हैं। अवनमन कोण से को हम यूज करने के लिए या प्रयोग करने के लिए हमें अंतः एकांतर कोणों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अंतः एकांतर कोण, ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण हैं। हम दृष्टि रेखा के समतल ही क्षैतिज रेखा मान लेते हैं और दोनों कोण बराबर होते हैं। ये अवनमन कोण कोण 1 और कोण 2 बराबर होते हैं। इसका हमें प्रयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतः एकांतर कोण को आधार मानकर ही हम आगे के क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, यह ध्यान रखना कि जब अवनमन कोण बनता है तो हमें अंतः एकांतर कोणों का भी प्रयोग करना पड़ेगा और इनको भी हमें ज्ञान होना चाहिए, इनका भी। आइए अब अवनमन कोण से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। 5 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से नीचे रखी फुटबॉल का अवनमन कोण 60 पाया गया। भवन के पाद बिंदु व फुटबॉल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, BC भवन की ऊंचाई है, B से C ये भवन की ऊंचाई है 5 मीटर। बिंदु A फुटबॉल का स्थान है, यहाँ पर फुटबॉल रखी हुई है। बिंदु B भवन का पाद बिंदु है। ये बिंदु B जो है इस भवन का पाद बिंदु होता है बिल्कुल नीचे वाला सिरा जो जमीन पर होता है। और बिंदु C भवन का शिखर है। ये बिंदु C जो है भवन का शिखर है। हमें निकालना क्या है? देखिए, हमें AB की दूरी निकालनी है, A से लेकर B की दूरी। और हमें दिया क्या गया है? BC कितना दिया गया है? 5 मीटर। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हमें देखना होता है कि हमें दिया क्या गया है और क्या निकालना है। हमें त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना है। इससे पहले हमें ये देखना होगा कि यहां से जब हम अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, यहां से देखने पर फुटबॉल का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री बनेगा। और ये क्षैतिज रेखा है, ये हमारी आंखों की जो सीधी रेखा है बिल्कुल आंखों के सामने, दृष्टि रेखा है ये। और दृष्टि रेखा से नीचे की तरफ बना है 60 डिग्री का कोण। अब ये अगर 60 डिग्री का कोण है तो ये भी कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं? अंतः एकांतर कोण हैं। AB और ये XC पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो ये दोनों अंतः एकांतर कोण है और अंतः एकांतर कोण समान होते हैं जब लाइन जो है वो समानांतर हो, पैरेलल हो। तो इस तरह से कोण A 60 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना क्या है ये देखना है। हमें निकालना है AB का मान। तो AB को हम ऊपर रखेंगे। दिया क्या है हमें? BC दिया गया है, तो BC को कहाँ रखेंगे? नीचे। अब ये 60 डिग्री का कोण है तो BC जो है वो परपेंडिकुलर है, लंब है। और AB क्या है? आधार। तो आधार बटे लंब
बी बटे पी, बेस बटे परपेंडिकुलर। क्या कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है बेस बटे परपेंडिकुलर? कोट। और एंगल क्या है हमारे पास? 60 डिग्री। और कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो इस तरह से हम ए बी का मान निकालेंगे। यहां से ए बी किसके बराबर आ जाएगी? BC गुणा में 1/√3। BC को उधर लेके जाएंगे, यहाँ भाग में है तो उधर कहां चली जाएगी? गुणा में चली जाएगी। तो 5 गुणा में 1/√3 और ये 5/√3 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? ए से बी की। ए से बी की निकालना क्या था हमें? निकालना था भवन से पाद बिंदु व फुटबॉल के बीच की दूरी। ये फुटबॉल है, ये भवन का पाद बिंदु है, तो ए बी ही निकालना था हमें। तो ए बी की क्या वैल्यू आई है? देखिए ए बी क्या है? भवन के पाद बिंदु से फुटबॉल की दूरी। (5/√3 मीटर। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5√3/3 मीटर। तो इस तरह से भी आगे भी थोड़ा सा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अवनमन कोण जब हमें दिया गया है तो हम दूसरे भुजाएं त्रिकोण मितीय अनुपातों की सहायता से जो दूसरी भुजाएं हैं वो कैसे निकाल पाते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का 12th क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए आप इसका डायग्राम खींचेंगे, ड्रा करेंगे। देखिए आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें BC टावर की ऊंचाई है। B से ये टावर का पाद बिंदु है B और शिखर बिंदु है C। तो BC टावर की ऊंचाई है। AD भवन की ऊंचाई है। A से D भवन की ऊंचाई है। बिंदु D से टावर के शिखर बिंदु C पर उन्नयन कोण क्या है? D से C पर जो शिखर है टावर का उस पर उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री का है। बिंदु D से टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण D से पाद बिंदु B, पाद बिंदु कौन सा है? बिंदु B का जो अवनमन कोण है वो कितना है? 45 डिग्री है। चतुर्भुज ABED क्या है? ये आयत है। आयत है तो आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। AD किसके बराबर है? EB के। और AB किसके बराबर है? AB DE के। और कोण ABD किसके बराबर है? EDB के। ये कोण और ये कोण क्या हैं? बराबर हैं। ये कौन से कोण हैं? अंतःएकांतर कोण। तो किस तरह का कोण है? ABD कितने का है? 45 डिग्री का, 45 अंश का। यहां तक हमें जो दिया गया था वो हमने चित्र के द्वारा शो किया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना, ये जो हमने लिखे हैं ये सारी चीजें आपको लिखनी हैं। और जो आप डायग्राम बनाते हैं, जो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो क्वेश्चन के अनुसार हम एक एक जो साइड है वो इक्वल उसी के अनुसार लेते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर वो आप
अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप क्वेश्चन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कहीं न कहीं मिस्टेक रह जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो हमें डायग्राम बनाना है वो बिल्कुल हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें क्या निकालना है? बीसी टावर की ऊंचाई हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? टावर की ऊंचाई हमें निकालनी है, बीसी निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, ईबी हमें क्या दिया गया है? ये भी 7 मीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक ये 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने ABCD एक आयत बताई है और आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती हैं। तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? 7 मीटर। तो अब हमें BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए हमें और क्या चाहिए? EC की लंबाई चाहिए। अब हमें EC की लंबाई निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें 2 ट्राइंगल मिक्स करके दिए हों क्वेश्चन में, तो उसमें आपको क्या निकालना होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब बताने जा रहा हूं मैं। ध्यान से सुनो। जो भी कॉमन पार्ट है दोनों ट्राइंगल का जो भी कॉमन पार्ट है वो हमें निकालना है। तो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन पार्ट क्या है हमें ये देखना होगा। देखिए कौन कौन सी ट्राइंगल हैं। पहले तो ये देखिए ABD, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है। दूसरी ट्राइंगल है DEC। ABD और DEC 2 ट्राइंगल है हमारे पास यहाँ पर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? AB और DE दोनों में सेम है। तो हमें दोनों से इस पार्ट को निकालना है और फिर हमें इक्वल रख देना है और वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। आइए अब हम कॉमन पार्ट की तरफ ध्यान देंगे। कॉमन पार्ट हमारे पास क्या है? DE और AB दोनों इक्वल हैं और दोनों ट्राइंगल्स में है। तो अब ट्राइंगल हम यूज करते हैं DEC। DEC ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है? देखो जो अवेलेबल है वो लेके चलते हैं हम, और जो निकालना है हमें कॉमन पार्ट निकालना है। हम इसको मान के चलते हैं कि ये CE जो है वो अवेलेबल है। तो देखिए DE CE हम नीचे ले लेते हैं। ये देखिए ये कोण है और ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो आधार, ये देखिए ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो आधार बटे लंब, बेस बटे परपेंडिकुलर क्या बनेगा? कोट 60 डिग्री। कोट त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? कोट होगा। और कोट 60 डिग्री क्या होता है? 1/√3। ये कोट 60 डिग्री का मान होता है। अब यहां से हमारे पास DE का मान आया CE गुणा में 1/√3। इसको हमने सुरक्षित कर लिया। अब हम दूसरी त्रिभुज में चलते हैं। दूसरी त्रिभुज में कौन सी त्रिभुज में? देखिए त्रिभुज ABD। हमें निकालना क्या है? AB निकालना है। क्या निकालना है? AB। और दिया क्या है हमें? AD दिया हुआ है। AD दिया हुआ है। AB हमें निकालना है। ध्यान से देखिए ये कौन है? AB क्या है? आधार। AB आधार है। AD क्या दिया हुआ है हमारे पास? लंब दिया हुआ है। आधार बटे लंब क्या होता है? वही कोट और 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 की। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई AB जो है वो AD के बराबर है और AD हमारे पास क्या दिया गया है? 7 मीटर। तो यहां से हमने दूसरी वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान से देखिए हम इसको 1 देते हैं, इसको 2। 1 और 2 तो इक्वल हैं क्योंकि AB और
AB और DE, AB और DE तो आमने सामने की भुजा है आयत की, और दोनों आमने सामने की भुजा है तो दोनों बराबर हैं। तो यहां से हम 1 और 2 को इक्वल रख देते हैं। यहां से हम 1 और 2 को इक्वल रखते हैं। देखिए समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2। AB किसके बराबर है? DE के। AB DE के इक्वल है। तो इसी तरह से हमने क्या रखा, CE गुणा 1/3। यहां से लिया हमने, राइट साइड ली फर्स्ट इक्वेशन की, और सेकंड इक्वेशन की भी राइट साइड के इक्वल कर दिया। यहां से CE की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7√3 मीटर। 7√3 मीटर। अब हम टावर की ऊंचाई निकालना चाहते हैं। टावर की ऊंचाई क्या होगी? टावर की ऊंचाई होगी BC, B से C पॉइंट तक। B से C पॉइंट में हम BE प्लस EC कर सकते हैं। BE प्लस EC। BE हमारे पास क्या है? 7 मीटर। BC की वैल्यू निकालने के लिए BE हमारे पास क्या है? 7 है। और CE या EC हमने अभी निकाली है 7√3। तो दोनों को जोड़ेंगे, 7 + 7√3 = 7। हमने इसमें से दोनों में से 7 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया? 7 × 1 + √3 मीटर। ये क्या है हमारे पास? टावर की ऊंचाई। तो इस तरह से आप 9.1 का 12th क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का 13th क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन करते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इसका सबसे पहले हम डायग्राम तैयार करते हैं, चित्र तैयार करते हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, AB समुद्र तल से लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है? A से B या B से A भी कह सकते हैं आप। ये लाइट हाउस आपको लिखा दिखाई दे रहा है। ये 75 मीटर ऊंचाई जो है ये लाइट हाउस की है। और दोनों जहाजों का स्थान बिंदु C तथा बिंदु D है। ये दोनों जहाजों का स्थान है बिंदु C और बिंदु D। और अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। अवनमन कोण देखिए कैसे हैं। ये कोण है 30 डिग्री का, और ये सारा कोण है ये 45 डिग्री का है। इसी तरह से ये देखिए, जब हम इसका अंतःएकांतर कोण देखेंगे, इस कोण का अंतःएकांतर कोण देखेंगे तो 30 डिग्री यहां आएगा ये, और इसका पूरे का, इस कोण का अंतःएकांतर कोण जब हम चेक करेंगे तो ये क्या बनेगा? यहां पर कोण कितने का बनेगा? 45 डिग्री का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल XAD ये 30 डिग्री का यहां से किसका अंतःएकांतर कोण होगा? ये देखिए, XA और DB समांतर रेखाएं हैं, और ये 30 डिग्री का है, तो ADB ये कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। यहाँ पर हम दोनों का कारण अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अंतःएकांतर कोण। ये क्या है? किस तरह के कोण हैं? दोनों अंतःएकांतर कोण, और इसीलिए ये बराबर हैं। अब ध्यान से देखिए दूसरा क्या है? XAC, XA और C, ये पूरा कोण कितने का दिया गया है? 45 डिग्री का।
ये 45 डिग्री का है तो किसके बराबर होगा? ए सी बी, ए सी और बी इसके बराबर। ये दोनों क्या होंगे? ये भी अंतःई का अंतर कोण होंगे और ये 45 का है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए सी बी। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? सबसे पहले आपको कॉमन पार्ट देखना है। देखिए यहां पर आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि अगर कॉमन पार्ट नहीं दिया गया है तो आपको कॉमन पार्ट निकालना है दोनों त्रिभुजों से, और अगर कॉमन पार्ट दिया गया है तो उस कॉमन पार्ट को यूज करते हुए आपको दोनों त्रिभुजों के दूसरे पार्ट निकालने हैं। तो यहाँ पर कॉमन पार्ट दिया गया है। इसे जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें कॉमन पार्ट दिया नहीं था, हमने दोनों का कॉमन पार्ट निकाला था। अब इस क्वेश्चन में कॉमन पार्ट दिया गया है। क्या है कॉमन पार्ट? ए बी, लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर, ये कॉमन पार्ट आपको दिया गया है। तो इस कॉमन पार्ट को यूज करते हुए हमें क्या निकालना है? डी बी और सी बी। अगर ये हमारे पास दोनों आ जाते हैं तो हम डी और सी के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक जहाज हमारा डी बिंदु पर है और एक जहाज सी बिंदु पर है। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या निकालना है हमें? देखिए फाइंड आउट क्या करना, हमें डीसी फाइंड आउट करना है कि डीसी की लंबाई जो है वो कितनी होगी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आइए अब हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में हम एक अनुपात ले रहे हैं बी सी या सी बी, बी सी बटे ए बी। बी सी बटे ए बी कौन सा अनुपात है? देखिए कोण यहां पर है तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये क्या है? आधार। तो बी सी बटे ए बी कैसा अनुपात हुआ? आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब किसके बराबर होता है? कोट के। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? कोट। और एंगल क्या दिया गया है? 45 डिग्री, और कोट 45 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहां से हमारे पास क्या आया? यहां से हमारे पास आया, अब हम ए बी को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो 1 के साथ गुणा हो जाएगा। बी सी बराबर है ए बी, और ए बी की क्या वैल्यू है हमारे पास? 75 मीटर। तो इस तरह से बी सी जो है वो क्या आई हमारे पास? 75 मीटर आया। अब दूसरी त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में ए बी और डी, इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हम बी डी निकालते हैं। तो बी डी हम ऊपर रखेंगे, और दिया क्या है हमें? ए बी दिया गया है, ए बी, और इसमें भी क्या बन रहा है? वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री का, और किस पर बना है? किस रेखा पर बना है? डी में बीडी पर बना है, और बीडी आधार है तो सामने वाला क्या है? लंब है। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है? कोट, और कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? √3 के। यहां से हम बीडी निकालेंगे। बीडी की क्या वैल्यू आएगी? यहां से देखिए ये आ जाएगी ए बी √3 मीन्स ए बी की क्या वैल्यू है? 75, वो रख दीजिए, 75√3 मीटर। तो इस तरह से हमने क्या निकाला है? यहां पर बीडी का मान निकाल लिया। अब हमारे सामने ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है? निकालना है सी डी की वैल्यू या डी सी की वैल्यू। तो डी सी कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से यहां तक की हमें वैल्यू निकालनी है, दूरी निकालनी है। अगर सारी दूरी में से बी डी में से मैं बी सी घटा दूं, बी डी माइनस बी सी कर दें, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? डी सी की दूरी आ जाएगी। तो डी सी देखिए, बी डी कितने है हमारे पास? बी डी 75√3, ये अभी हमने निकाली है। बी सी हमारे पास कितनी है? 75, ये माइनस हम 75 कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए
दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी देखिए क्या आएगी। इसमें से 75 कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा √3 - 1 और ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमारे सामने आ गई। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 9.1 का 13th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे और एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।